हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में एपी ही बोलेंगे। चलिए अब ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं और देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास पहले क्या होता है ना, हमारे पास कुछ कलेक्शंस ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनमें से कुछ सीक्वेंसेस बन जाती हैं। ठीक है, और सीक्वेंसेस में से कुछ क्या बन जाते हैं, हमारा एपी बन जाता है। अब देखिए कलेक्शन ऑफ नंबर किसे कहेंगे हम, ये हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ कलेक्ट नंबर्स हैं मेरे पास ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। अब देखिए और कुछ इस टाइप के हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक ऐसे भी है 20 18 16 14 12 एंड 10। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों ही हमारे कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन सीक्वेंसेस क्या है, सीक्वेंसेस देखिए इसमें कोई पैटर्न आपको लग रहा है। 28 के बाद टू आ गया, 2 के बाद फिर 25 आ गया, फिर 27 आ गया। कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई रूल नहीं फॉलो किया जा रहा इसमें। ठीक है, और इसमें देखिए 1 के बाद 2 3 4 5 6, ये आपका एक पैटर्न है, एक रूल फॉलो किया जा रहा है। तो ये आपकी एक सीक्वेंस हो गई। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। अब आप इसके आगे के नंबर्स भी निकाल सकते हैं उस पैटर्न को फॉलो करते हुए। ऐसे अब ये देखिए 20 के बाद 18 to 16, ये भी देखिए ये -2 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारी सीक्वेंसेस हो गई। अब देखिए ये सीक्वेंस नहीं है, ये दोनों सीक्वेंस है। ठीक है, अगर अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अब सीक्वेंस से हम एपी पे कैसे आते हैं। अब देखिए एक मान लीजिए एग्जांपल है 2 4 8 16। ठीक है, ऐसे करके चल रहा है ये सीक्वेंस। और एक है हमारा 2 5 8 11 14 एंड 17, ये ऐसे मूव हो रही है। ठीक है, अब देखिए दोनों ही सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आप इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न है कि पहले 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, 8 के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 16 से आ जाएगा 32 पे। तो एक पैटर्न है, ये भी सीक्वेंस है। हाँ जी है। ठीक है, अब इसको देखिए 2 के बाद 5 5 के बाद 8, ये भी एक सीक्वेंस है। देखिए 3 3 ऐड हो रहे हैं इसमें। लेकिन देखिए क्वेश्चन कहाँ आता है, दोनों ही सीक्वेंस है, लेकिन एपी क्या है, एपी एक्चुअल में ना ये है। ये कैसे, देखिए इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब सीक्वेंस और एपी में क्या डिफरेंस आ गया, एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस तो दोनों ही है, लेकिन जिसमें कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा एपी बन जाएगा। ठीक है, एपी में बेसिक चीज़ ये है। ठीक है, चलिए अब एपी के बारे में आगे और पढ़ते हैं। चलिए एक एपी ले लेते हैं। एपी हम पहले वाली ही ले लेते हैं, 2 5 8 11 14 एंड 17। ठीक है, ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए इसके बारे में हम क्या बात करेंगे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, ये एपी में है तो फिर कॉमन ही आएगा ना, 3 3 3 है। ठीक है, ये हमारी एपी हो गई। और जो ये कॉमन डिफरेंस है ना, इसको हम कहते हैं डी। ठीक है, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो कि इस केस में 3 है। अब ये देखिए, अब ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इसको हम ए बोलते हैं। तो ए हमारी हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं एन की। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब देखिए एन क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं एक बात बोलती हूँ आपको कि ये जो 8 है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है। अच्छा, 8th की पोजीशन क्या है एपी में, 8 की पोजीशन है हमारी 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो 8 की पोजीशन हमारी 3 है। तो एक्चुअल में ना ये जो 3 है ना, ये ही एन है। तो एन क्या है, पोजीशन है टर्म की, कहाँ पे, पोजीशन ऑफ टर्म इन एपी। ठीक है, एपी में वो टर्म जो है वो कहाँ कहाँ है, क्या पोजीशन है उसकी। और जो 8 है ना, उसको हम क्या कहेंगे, टी एन। और एन क्या होता है इस केस में, T3 हो जाएगा, है ना। तो ये जो होता है, ये तो 8 हो गया कि टर्म कहाँ पे है, 3 पे जो बैठी है टर्म वो 8 है। ठीक है, और जो ये 3 है ना, ये इसकी पोजीशन दिखा रहा है, इसका मतलब ये एन है। समझ आ रहा है। ठीक है ना, बस सिंपल है, ये तो कोई अलग नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। देखिए अगर मैं ये बात करूँ कि अगर मैं इनको ना एक नंबर दे देती हूँ। ठीक है, जैसे इसको दे दिया मैंने ए दे दीजिए, कोई बात नहीं। इस सेकंड टर्म को A2, फिर A3, फिर A4। ठीक है, इस टर्म्स इस तरह के जा रहे। तो देखिए A2 जो है और उसमें से A माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 माइनस कर दो, तो ये सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। देखो ना, A माइनस A2 3 है और A3 माइनस A2 भी 3 है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने ये
DNA ये सब क्यों बताया? देखिए, एक तो इसका रेलेवेंस यही है कि AP में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखिए फॉर्मूले का क्या महत्व है यहाँ पे, ये देखिए मान लीजिए ना आपको ये AP दिया हुआ है, ठीक है, मान के लीजिए ये AP ही है, लेकिन इसमें क्या है ना, ये तो कॉमन डिफरेंस सिंपल था, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कॉमन डिफरेंस बड़ा टिपिकल होता है, स्क्वायर रूट्स में हो गया या स्क्वायर्स में हो गया या बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स में है। तो उस केस में हमें कोई एक अगर टर्म निकालने को बोल दी, मान लीजिए 101 टर्म निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? अभी इस AP में तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, लेकिन जर्नली अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड है तो उस केस में क्या निकालेंगे? तो देखिए अब हमें ना एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी होती है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले में ना ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए, D भी आना चाहिए, A भी आना चाहिए, N भी आना चाहिए, तभी वो जो फॉर्मूला बनेगा ना वो एक्चुअल में यूनिवर्सल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम A, D और N को मिला के कैसे बनाते हैं, ताकि आगे के लिए हमें उस फॉर्मूले से ही हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम A बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है, और इसको हम D बोलते हैं डिफरेंस को, जो कि हमारा 3 है इस केस में। अब अगर मैं ये कहूँ ये तो A है, और जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, मतलब ये जो 5 है, इसको मैं और क्या बोल सकती हूँ? A प्लस D बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। और जो थर्ड टर्म है उसको A प्लस 2D बोल सकती हूँ। ये कैसे हो गया? देखिए A क्या है हमारा 2 है, प्लस 2 इंटू D कितना है 3 है, तो बन गया ना यहाँ पे 8। ठीक है, ऐसे 8 प्लस 3D बन सकता है ये आगे के टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा एक, हमें क्या करना है ना, फॉर्मूला इस तरह से डिराइव करना है कि उसमें A भी आ जाए, N भी आ जाए, D भी आ जाए, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से ही हमारी AP बनती है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें फॉर्मूले में हम डाल देते हैं ना, तो हमारा वो फॉर्मूला यूनिवर्सल हो जाता है। ठीक है, हम कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब ये A और D तो आ गए, अब N नहीं आया इसमें, इस चीज़ में N नहीं आया ना। तो अब देखिए अगर मान लीजिए एक टर्म है, टर्म 1, ठीक है, ये होता है हमारा N पोजीशन। ठीक है, अब टर्म 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए टर्म 1 क्या है, A ही है, बट हमें तो D भी चाहिए, N भी चाहिए इसमें, ताकि फॉर्मूला डिराइव हो सके। देखिए अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये वाला ये क्या है, ये N होता है ना, इस N को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, कोई बात नहीं, ले जाते हैं, ठीक है, और ये मैंने D बना दिया, D भी ले लिया, लेकिन अब एक बात बताइए, ये तो चेंज हो जाएगा ना, ये तो A रहेगा ही नहीं रहेगा ना, D भी आ जाएगा इसमें। तो अब क्या करें, 1 में से ना 1 ही माइनस कर दो आप। तो देखिए क्या हुआ, A कितना है हमारा 2 है, प्लस 1 में से 1 गए 0, और ये D भी आ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ठीक चल रहा है। अब देखिए इस फॉर्मूले को ना हम सेकेंड टर्म के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, A प्लस, अब देखिए ये N होता है, इसको हम यहाँ ले गए 2 माइनस 1 कर दिया, और D भी आ गया। अब देखिए ये क्या बन गया, 2 प्लस -1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1D, तो इसका मतलब 2 प्लस 3, तो क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसका मतलब अगर हम TN की बात करें, N मतलब कोई सा भी टर्म की पोजीशन, कोई भी पोजीशन की बात हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? देखिए A तो यही है, उसके बाद ये क्या था, ये N था हमारा, है ना, तो N लिख दो, फिर -1 भी कर रहे हैं हम, और ये D आ गया, तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बन गया हमारा? बिल्कुल बन गया। ठीक है, अब ये हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हमें आगे हेल्प करेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले की बेस पर हम आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को आप ना रटना नहीं है इस फॉर्मूले को, आप इसको लॉजिक, मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इस फॉर्मूले का लॉजिक ध्यान रहता है, तो ना कभी भूल नहीं सकते आप। ठीक है ना, हमेशा याद रहता है, रटने से आप एक टाइम के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, N जो पोजीशन है ना वो यहाँ भी आ रही है, ठीक है ना, और ये टर्म है। ठीक है, चलिए अब हम ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस टॉपिक को ना डिटेल में समझते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ना AP दी हुई है 8, 5, ठीक है, 2, -1 एंड -4, ये इस तरह से चल रही है। ये AP बोला हुआ है, लेकिन फिर भी हम ना चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है, अब हमें चेक करने के लिए क्या चाहिए, 8 - 5 -3, 8 फिर -3 फिर -3, तो इसका मतलब D क्या है हमारे पास, -3 है। ठीक है, A क्या है हमारे पास, 8 है, फर्स्ट टर्म होता है ना 8। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, वो कह रहे हैं फाइंड 7th टर्म। अच्छा, 7th टर्म निकालनी है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 7th टर्म को हम क्या बोलेंगे, T7, ठीक है, और A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, इसका हमें लॉजिक पता है इस फॉर्मूले का। अब A क्या है हमारे पास, 8 है, N क्या है, N हमारे पास क्या है, 7 है ना, यही वाला 7 है ना, ये पोजीशन है इसकी, -1, और D क्या है, -3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
6 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट मीन्स 8 माइनस 18 दैट्स इक्वल टू -10। तो हमारी जो टी एंड सेवेंथ है, ठीक है, सेवेंथ टर्म है वो हमारी क्या आ गई, सेवेंथ टर्म हमारी आ गई -10। ठीक है, सिंपल है ना। ऐसे ही हम क्वेश्चंस के आंसर निकल जाते हैं ईजिली, बट हमें क्या होता है, लॉजिक पता होना चाहिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरी एपी क्या कह रही है, ये है मेरी एपी 3 स्क्वायर रूट 7, 4 स्क्वायर रूट 7, 5 स्क्वायर रूट 7, सॉरी प्लस नहीं है ये, टिल गोइंग ऑन है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक टर्म दे दी उसने 17 बाय स्क्वायर रूट 7। अब वो कह रहे हैं ये जो टर्म है ना, ये आप बताइए कौन सी पोजीशन पे है इस एपी में, पोजीशन इन एपी। ठीक है, पोजीशन इन एपी मीन्स एन। ठीक है, अब आप ना पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए टी एन क्या है, टी एन तो यही टर्म है ना, ये टर्म दी हुई है हमें, तो 17 स्क्वायर रूट 7, ए क्या है 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस, अब देखो एन नहीं दिया हुआ तो आप एन को एन ही रख लीजिए, कोई बात नहीं, और मल्टीप्लाई बाय डी। देखिए डी कैसे निकालेंगे, 4 स्क्वायर रूट 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7, ये आ गया हमारा 1 स्क्वायर रूट 7। तो हमारा डी क्या आ गया, 1 स्क्वायर रूट 7। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ का ये जो कॉमन स्क्वायर रूट है ना, ये इससे यहाँ से कट जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आंसर आ गया, 17 इक्वल्स 3 प्लस एन माइनस 1 दैट्स इक्वल टू, ठीक है, एन माइनस 1 है तो 17 आ गया, और यहाँ पे ये 2 बन गया, तो यहाँ पे ये -2 हो गया, और यहाँ n हो गया। इसका मतलब n क्या आ गया हमारा 15। इसका मतलब ये क्या है, ये एक्चुअल में जो ये टर्म है ये एक्चुअल में 15th पोजीशन पे आएगी इस एपी में। ठीक है, एक फॉर्मूला लर्न हो गया, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बता देती हूँ। देखिए जैसे ना कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए हमारी एक ये एपी है A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे ही गोइंग ऑन है A100 तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं, आप फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट 59th टर्म। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल जब ऐसे चल रही होती है ना एपी, तो आपकी एन टर्म आपको पता होता है 3 है 4 है या 59 थी मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, ये एक्चुअल में ना लास्ट से बोल रहा है 59th टर्म, लास्ट से क्या बोल रहा है 59th टर्म। अब ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, देखिए ऐसे केस में ना हमारा फॉर्मूला क्या होता है ना, ए एन होता है ना। ठीक है, ए एन ले लो या टी एन ले लो, चलो मैं ना टी एन ही ले लेती हूँ। ठीक है, टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए ए पता है आपको, डी भी पता होता है सीरीज़ में। ठीक है, जब ये ऐसे दे रखा है तो डी आपको पता लगी जाएगा, माइनस कर देख। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि एन क्या है, एन सीधी तो सीरीज़ की बात कर नहीं रहा, वो तो लास्ट से बता रहा है 59 टर्म है। तो देखिए इस केस में ना एन कैसे निकालते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ टर्म ले लो, कितनी है 100 है, माइनस कर दो 59 से। ठीक है, 59th टर्म है ना पीछे से, और +1 कर दो क्योंकि लास्ट 59th टर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 42 आ गया, एन क्या आपका 42। देखिए अब टी को आप 42 रखिए, टी की पोजीशन 42 पे है, और ए आपका A1 हो गया, प्लस 42 यहाँ आ गया, -1 हो गया, और ये डी हो गया। तो आपका क्या बन गया A1 + 41 डी। ठीक है, अब क्या होता है ना, कई बार आपको ना नए नए फॉर्मूले लर्न करने पड़ जाते हैं, एक ये लास्ट टर्म वाले कंसेप्ट पे भी, बट आपको ना फॉर्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को फॉलो करो, ये है मेन कि आपको एन कैसे निकालना है। अगर एन आपको पता है पीछे से, तो आप इस फॉर्मूले में नॉर्मली फिट करो और अपना आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा 69 दिया हुआ है, और इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बात है, देखिए 3 पार्ट्स तो ठीक है, हो जाते हैं वो तो डिवाइड, लेकिन हमें क्या करना है ना, वो 3 पार्ट्स ना एपी में होने चाहिए। ओहो, अच्छा, और एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन क्या है हमारी, कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट जो है ना फर्स्ट 2 पार्ट्स के, ठीक है, 2 पार्ट्स के क्या आने चाहिए, वो हमारे होने चाहिए 483। अच्छा, अब ये 2 कंडीशन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको पहले आप ये फर्स्ट वाली की बात करिए। फर्स्ट वाले में आप क्या कह रहे हैं कि जो 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और आपको इसमें एपी बताना है ना, वो 3 पार्ट्स बताने हैं। ठीक है, अब जो 3 पार्ट्स है वो एपी में है। अब देखिए एपी में है तो ए है और डी है, उसी से हमारी टर्म बनती है, बिल्कुल बनती है। ठीक है, और 3 पार्ट्स हमें बता रखे हैं, लेकिन देखिए हमें इसमें ना एक चीज़ ना इस तरह से लेनी पड़ती है, ए और डी की कॉम्बिनेशन इस तरह से लेना पड़ता है कि हमारे पास ना एक ही वेरिएबल रह जाए,
ताकि हम ईजिली उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके ईजिली उसको फाइंड आउट कर लें। देखिए कैसे, एक तो आप ए ले लो, और अगर आप ए को रखना चाहते हो, डी को हटाना चाहते हो, तो देखिए एक तो ए प्लस डी ले लो और एक ए माइनस डी ले लो, क्योंकि देखिए ना इन तीनों का प्लस क्या बता रहा है वो, इन तीनों का सम क्या आएगा 69 है ना। ठीक है, तो अब एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, 69 है ये। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना भाई। ए से एक डी माइनस हो जाएगा तो एक पिछली आ गई, ए से डी प्लस हो जाएगा तो एक इधर साइड वाली, तो ये तीनों एपी में ही है क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर हम लेके। लेकिन हमें ए और डी इस तरह से लेना पड़ता है ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल रह जाए, ठीक है ना, ताकि ईजी हो जाए सॉल्व करना। अब देखिए डी से डी कट गया, हमने यही चाह रहे थे ना कि एक वेरिएबल रह जाए। तो अब ये 3a इक्वल्स टू 69 हो गया, तो हमारा a क्या हो गया 23 हो गया। सिंपल है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब हमारी ना देखिए क्या बनता है। अब हमारे पास 3 टर्म्स थी ना, a हमारा 23 है, 23 माइनस डी हो गया एक टर्म, एक 23 हो गई और एक 23 हो गई और एक 23 प्लस डी हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू कौन से हैं 23d और 23, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारा 483। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 483 है। सिंपल है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 माइनस डी, और इसको ना यहाँ पे डिवाइड कर दो 23 से, तो हमारा आ जाता है 23 माइनस डी इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाता है 21, और डी को उधर ले जाइए और 23 माइनस 21 कर दीजिए और डी को इधर ले जाए, तो इसका मतलब डी क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, आ गया ना D2, तो हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए। अब आप इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे हम, यहीं से उठा लो 23 माइनस 2, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म 23 थी और एक टर्म क्या हो गई 23 प्लस 2। ठीक है, ये क्या आ गया, ये 21 हो गई, ये 23 हो गई और ये 25 हो गई, और ये AP में है ही क्योंकि D हमारा कॉमन है और D हमारा 2 आ गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये जो आप ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन बनाए ना, वो इस तरह से बनाए कि एक ही वेरिएबल आपके पास रहे ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।